नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का जहां कीर्तिमान रचा, वहीं करीब 53 लाख करोड़ रुपए का ये बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के तहत रोड मैप की तरह देखा जा रहा है। जहां इस बार आम बजट में इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर टूरिज्म सेक्टर और टैक्स राहत पर विशेष फोकस किया गया, लेकिन बजट से बाजार नाखुश नजर आ रहा है। शेयर बाजार से लेकर सोना चांदी सब बजट पेश होते ही धड़ाम हो गए। नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ये जानकारी निर्मला सीतारमण ने दी। इसके साथ ही क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं। में ये इस बार का बजट बेहद खास बताया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बजट को जहां विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के रोड मैप के तौर पर बताया, वहीं आपको बताते चलें कई अहम बदलाव इस बार किए गए हैं। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव इस बार के बजट में नहीं किया गया है। स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष फोकस इस बार के बजट में रखा गया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी सरकार ने विशेष फोकस किया है। इस बार के बजट में 53.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट, जिसमें कैपिटल सेक्टर की अगर बात की जाए, कैप्स पर ज्यादा फोकस किया गया है और 12 लाख करोड़ कैपिटल सेक्टर के लिए रखे गए हैं। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया गया है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ बड़ी बातें बजट 2026 की। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही इस बार के बजट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40,000 करोड़ देने का प्रस्ताव रखा गया है। बायोफार्मा के लिए 5 साल में 10,000 करोड़, यानी बायोफार्मा के ऊपर ज्यादा फोकस। इसके साथ ही टेक्सटाइल उद्योगों पर भी फोकस किया गया है। रेशम, जूट, ऊन के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लेकर आ रही है सरकार। वहीं 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क भी निर्मित किए जाएंगे। तो खासा फोकस देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी सरकार का। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की बात निर्मला सीतारमण ने आज कही। वहीं छोटे शहरों पर खासा फोकस, यानी अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बार के बजट के तहत 20 नए जलमार्गों को बनाने की तैयारी, और इसके साथ ही 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ऑटो इम्यून दवाएं सस्ती होंगी, यानी कैंसर, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं, बीमारियां हैं, उन पर फोकस किया गया है। देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। खेल इंडस्ट्री को, खेल सेक्टर को भी बढ़ावा देने की बात निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट स्पीच के दौरान कही। और बताते चले आपको कि इस बार पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा है कि रविवार को बजट पेश हो रहा है। साल 2017 से ये लगातार निरंतरता जारी है। 1 फरवरी को बजट पेश होता है केंद्र सरकार का। इस बार अगर बजट स्पीच की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण की 9वीं बार जो बजट पेश किया उन्होंने, अब तक की सबसे छोटी ये बजट स्पीच मानी जा रही है। 1 घंटा 27 मिनट के आसपास ये बजट स्पीच उन्होंने बजट पेश कर दिया, जो अब तक का सबसे कम ड्यूरेशन है। इस बार के बजट में अगर टर्मिनोलॉजी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा देखिए ड्यूटी और इनकम की बात सबसे ज़्यादा 98 बार निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच के दौरान कही। ड्यूटी, गुड्स, कस्टम, सिक्योरिटी, टैरिफ, इन शब्दों पर विशेष फोकस किया गया। हालांकि अगर बात की जाए किसानों की, कृषि क्षेत्र की, तो इस बार
कृषि और किसानों का जिक्र बेहद कम बार इस बार की बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण ने किया। बजट किन मायनों में खास है, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ वित्तीय सलाहकार जुड़ रहे हैं। हिमांशु सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ महेंद्र गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों ही अतिथियों का सबसे पहले प्राइम टीवी पर। और शुरुआत हिमांशु सिन्हा जी आप ही के साथ। इस बार का ये जो बजट है, जिसे रिफॉर्म बजट का नाम दिया गया है, बजट पेश होते ही एक तरफ बाजार धड़ाम हो गया, लेकिन आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि अगर हम एक संतुलित मायने में बात करना चाहें, आम जनता किस तरीके से इस बार के इस बजट को समझ सकती है? लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, उनके लिए ये इस बार का बजट किन मायनों में खास? मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। तो मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाहूंगा कि ये भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट है। एंड इससे नए लीडर्स, नए इनोवेटर्स एंड नए क्रिकेटर्स तैयार हो, तो उसके लिए ये पूरा विकसित भारत को बनाने के लिए बजट है। एंड कोई हमारे भारत की अभी इस समय फ्रेजाइल इकोनॉमी नहीं थी कि स्पेसिफिक सेक्टर्स पे बहुत ध्यान दिया जाए। बट ओवरऑल टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, इन सब सिटीज को बढ़ावा देने वाला बजट है। ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ, नए रेल कॉरिडोर्स, सब चीजें जो बड़े बड़े अहम चीजें हैं, उनपे गवर्नमेंट ने ज्यादा योगदान दिया है इस बार। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी इससे बूस्ट करेगी। एनआरआई से भी बाहर से पैसा आए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स और बढ़े। 5% से उसको 10% किया गया। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स को अराउंड 24% किया गया एनआरआई के। तो उससे बूस्टअप ही मिलेगा इकोनॉमी को। इनकम टैक्स पे लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने अच्छा बेनिफिट्स दे दिए थे, तो इस बार उस पर ज्यादा रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी। बट हाँ, 31 मार्च तक, 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ावा दिया है, तो वो भी एक रिफॉर्म है। तो ओवरऑल बजट एक विकसित भारत बनाने वाला बजट है। यानी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। और जैसा कि कहा जा रहा है, विकसित भारत योजना जो सरकार की है 2047, उस मिशन के तहत इसे एक रोड मैप के तौर पर देखा जा सकता है। महेंद्र गोयल जी, पहला रिएक्शन आपका क्या है इस पूरे बजट पर? देखिए, ये दूरदर्शी बजट बनाया है सरकार ने। ये एक तरह से ये मान के चलिए कि 2047 का जो विजन लेके हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ये उसी तहरीक है। जिस तरह से 4 नए रेलवे के कॉरिडोर की घोषणा की गई है, या वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए हर जिले में एक हॉस्टल बनाने की बात है, और एमएसएमई जो देश की रीढ़ है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। देश में रोजगार कॉर्पोरेट सेक्टर इतना नहीं देता जितना एमएसएमई सेक्टर देता है। तो उस पर 10,000 करोड़ उन्होंने जो है एलोकेट कर रखा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लगता है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी का 2047 का विजन है, और जो उनका स्वदेशी का विजन है, ये उसी पे आधारित बजट है। ज्यादातर अगर आप चीजें पाएंगी तो उसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए है। एनआरआई को उन्होंने लाने की बात की हुई है कि जो आपके क्लाउड में जो है, आपके डेयरी सेक्टर में, लाइव स्टॉक में, इन सब में जो है उनको लाने की बात है। अगर तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ही विजन को निर्मला सीतारमण जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये परिणाम हो सकता है इसके तुरंत हमें ना मिले, लेकिन दूरगामी परिणाम इसके आने वाले। लॉन्ग टर्म गोल्स पर ज्यादा फोकस इस बार के बजट में किया गया है। हिमांशु सिन्हा जी, लेकिन क्या वजह रही कि बजट पेश होते ही बाजार जो है, शेयर बाजार, वो लाल हो गए? शेयर बाजार के लाल होने की बेहद एक अहम वजह है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे मैम ने, निर्मला सीतारमण मैम ने पहले तो टैक्स बढ़ाया। तो उससे उससे आम जनता को लगा कि मैम थोड़ा सा शेयर मार्केट ट्रेडिंग्स पे कम ध्यान दे रही है। डिफेंस सेक्टर पे स्पेसिफिक पॉलिसी अभी नहीं बोली, तो डिफेंस सेक्टर के सारे शेयर्स थोड़े डाउन हुए। बट आप नियर टर्म में देखेंगे 1-2 दिन में शेयर मार्केट अपने आप को कवर करेगा। एंड ओवरऑल फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे इंटरेस्ट टैक्स बढ़ाना एक अच्छा अहम फैसला है, जिससे कि युवा उस पे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, युवा सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अब टैक्स की ही बात हम कर रहे हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं दिखा इस बार के बजट में। दूसरी तरफ क्या ये माना जाए, जिस तरीके से ये कहा गया इस पूरे बजट के दौरान कि विदेश में जिन लोगों का शायद ब्लैक मनी जो है उसको वापस लाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो काला धन है उसकी बात
तो लगातार की जाती रही है, लेकिन इस बार के बजट में बेहद खास चीज़ ये देखने को मिली कि विदेश से अगर आप अपना रेमिटेंस है वो अगर आप भेज रहे हैं तो उस पर 30% की कटौती की जाएगी। अगर टैक्स चोरी हो रही है तो भी उसको क्रिमिनल दायरे से बाहर कर दिया गया है, अब जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैम, वैसे भी गवर्नमेंट हर चीज में टैक्स काफी इंक्रीज कर ही रहा है। तो इस समय आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस की आवश्यकता है, बिकॉज गवर्नमेंट अंदर से काफी इंडिया मजबूत हो चुका है। जीडीपी ग्रोथ इंडिया की हो ही रही है, तो हर चीज में टैक्स को बीच में लाना इज नॉट गुड। तो थोड़ा सा अगर टैक्स में गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है कि ठीक है, टैक्स चोरी पे कोई जेल नहीं जाएगा, एंड टैक्स को थोड़ा सा कम किया जाए, तो वो एक बेहतर कदम है। बेहतर कदम है। महेंद्र गोयल जी, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? सरकार जो है टैक्स कम कर दे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बजट के सेंटीमेंट जो आम जनता के हैं वो इसी से जुड़े हुए रहते हैं कि सरकार बजट आ रहा है तो हमारे लिए क्या राहत लेके आ रही है। और जहाँ तक काला धन की बात, कहीं ना कहीं विदेश से पैसे जो आने होते हैं उसमें ये जो जेल जाने के प्रावधान थे उनसे फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन अगर उनको सरकार ने जब इस बजट में छूट दी है तो विदेशी पूंजी आने लगेगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो हमारे एनआरआई, जो हमारे लोग विदेश में रह के जो पैसा रख के बैठे हुए हैं, वो पैसा जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो देश के लोगों का पैसा देश में आएगा। जो अभी दूसरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, हमें उनसे मांगना पड़ता है, उसकी जगह हम अपने लोगों से मांगे पैसा, अपना पैसा हम अपने लोगों से मांग के अपने देश के काम मिले। यही हमें लगता है कि यही विजन लेकर शायद उन्होंने इस प्रोविजन को जो है लाया है बजट के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये कहा भी गया है कि भारत के बाहर जो भारत के लोग हैं उनका अगर बाहर कोई एसेट है, फॉरेन कंट्री में कोई एसेट है, कोई इनकम है जिसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं और ये डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है पूरी तरीके से। जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपको केवल उस पर टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद आप जो है अपना इनकम जो है, अपना एसेट उस पर अपना क्लेम कर सकते हैं। हिमांशु जी, युवाओं की अगर युवा वर्ग की बात की जाए खास तौर से, क्योंकि युवाओं का सबसे ज़्यादा फोकस हर बार के बजट में देखा गया है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक जो पहले बजट्स में एक धारणा देखी गई थी कि युवाओं के लिए इतने रोजगार हम क्रिएट करेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात लगातार बजट में की जाती थी, इस बार वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही, टारगेट मिसिंग रहा। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? ऐसा है, देखिए, अगर आपने 2 दिन पहले आए हुए आर्थिक सर्वे को पढ़ा हो तो उसमें आर्थिक सर्वे के अंदर देश के कारपोरेट सेक्टर को काफी। मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी हिमांशु जी। आर्थिक सर्वे को जो है, आर्थिक सर्वे में देश के कारपोरेट सेक्टर को बहुत ज्यादा कस के डांट पड़ी है, क्योंकि 2019 में सरकार ने कारपोरेट सेक्टर का इनकम किया था कि वो देश में इन्वेस्ट करेंगे, देश में इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब सरकार दूसरी तरह से रोजगार सृजन की बात कर रही है कि हमें एमएसएमई पे फोकस करना पड़ेगा और हमको साथ नहीं देगा तो एमएसएमई साथ देगा, मुझे लगता है। और स्टार्टअप की वजह से देश के अंदर जब 5,000-10,000 करोड़ रुपए सरकार डालेगी एमएसएमई में, तो नए स्टार्टअप भी आएंगे और वो युवा ही लगाएंगे, तो देश में रोजगार भी बढ़ेगा। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से लगातार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की बात प्रधानमंत्री मोदी करते आए हैं, तो इस बार का जो बजट है वो उसी आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। स्टार्टअप युवा लगाएंगे, रोजगार मांगेंगे नहीं, रोजगारों को क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। हिमांशु जी। बिल्कुल जी अदिति जी, आत्मनिर्भर भारत पे तो पूरी तरह से गवर्नमेंट का फोकस है और रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब से हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे बहुत तेजी से फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बार भी एमएसएमई ग्रोथ एंड खेलो इंडिया पे भी ग्रोथ की गई है कि ताकि यंग क्रिकेटर्स और बने, स्पोर्ट्स को भी प्रावधान मिले। तो ओवरऑल युवाओं पे फोकस किया गया थ्रू एमएसएमई एंड थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है, युवाओं पर फोकस थ्रू एमएसएमई। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस बार का जो बजट है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आम वर्ग के लिए, क्योंकि हर बार से इतर इस बार का बजट जो है वो कई सारी नई चीजें लेकर आया है।
मैम टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज को ग्रोथ करना एक अपने आप में जो एक कंट्री की इनर शक्ति है उसको ग्रोथ करना होता है। अगर आप टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को कनेक्ट करेंगे बड़े शहरों से और एमएसएमई पे ज्यादा अपना फोकस करेंगे तो उससे अपने आप ही एक कंट्री ग्रो होता है। तो गवर्नमेंट ये समझाने की कोशिश कर रही है कि एक इंडिविजुअल युवा ग्रोथ करे थ्रू मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट एंड टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तक पहुंचना और उनको ग्रोथ करना, उनको कनेक्टिविटी देना थ्रू रेल, थ्रू रोड्स, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो बिल्कुल अपने आप में ही एक कंट्री ग्रोथ कर जाता है उससे। ठीक है, ये अपने आप में बेहद अहम कदम भी माने जा रहे हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन को भी एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ रूरल अर्बन एरियाज के बीच में जो गैप है उनको कम से कम करने की कोशिश भी की गई है। नॉर्थ ईस्ट पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ जो आपके एरियाज हैं तमिलनाडु, चेन्नई, केरला, इन पर भी खासा फोकस। असम की बात अगर कर ली जाए तो इलेक्शंस भी करीब हैं, हो सकता है इस वजह से भी असम में बुद्ध सर्किट की बात भी की गई है। लेकिन महेंद्र गोयल जी, अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर भी फोकस करने की बात साथ ही साथ की जा रही है। ये गैप कम होगा, आगे चल के हो सकता है खत्म भी हो जाए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म गोल्स की बात की जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स ज्यादा अट्रैक्ट, ज्यादा कैच करते हैं पब्लिक को, क्या इस बार ये शॉर्ट टर्म गोल्स मिसिंग नजर आ रहे हैं? ये नहीं लगता? देखिए 2025 का जो वर्ष गया है उसमें अमेरिका का टैरिफ और युद्ध, ऐसी बहुत सी समस्याएं जो है देश के सामने आई हैं जिसके अंतर्गत इस तरह का आप बहुत लोग लुभावन बजट की उम्मीद न करिए। जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि आज अपने भाषण में एक जगह निर्मला सीतारमण जी ने ये बात कही कि हमको 100 रुपए तक को डॉलर को पहुंच जाता है तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए और हमें भी उसी हिसाब से तैयारी करके चलना पड़ेगा। जो वैश्विक हालात हैं उन हालातों में हर बार हर सरकार आपको राहत देगी, आपको जेब में जो है पैसे डालती रहेगी, तो ये नहीं हो सकता। कभी कभी आपको दूरगामी निर्णय भी लेने पड़ते हैं। बिल्कुल महेंद्र गोयल जी, ये बात निर्मला सीतारमण ने कही भी कि इस बार का बजट लोकहित का बजट है, लोगों का बजट नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। हर बार लोगों का बजट नहीं हो सकता और कभी लोगों को भी जो है ये देखना चाहिए कि देश का अगर फायदा होगा तो कहीं ना कहीं वो लोगों के ही हित में जाएगा, वो किसी एक व्यक्ति के जेब में नहीं जा रहा है। घूम के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, चीजें स्मूथ होती है, देश आगे की ओर बढ़ता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो उसके साथ साथ हम भी ग्रो करते हैं। इस बजट में एक अच्छी चीज ये लेकर आई गई है, सरकार लेकर आई कि सेंट्रल टैक्स में स्टेट का स्टेट बढ़ाकर 41% कर दिया गया। यानी कि अब अलग से किसी राज्य को उनको पैसे नहीं देना है, उनका स्टेट बढ़ा देने से जैसे जैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा ऑटोमेटिक जो है राज्यों की हिस्सेदारी उस टैक्स में बढ़ती चली जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया चीज है जो किसी ने नहीं देखी है इस बजट के अंदर। बिल्कुल। और देखिए 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी एज इट इज लागू करने की बात भी कह दी गई है। हिमांशु सिन्हा जी, कितना बदलाव मानते हैं आप? क्योंकि 41% हिस्सेदारी केंद्र राज्य की रहेगी अगर वित्तीय संबंधों की बात कर ली जाए। जो 16 फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में गठित किया गया था, उसकी रिपोर्ट जिसका जिक्र आज निर्मला सीतारमण ने किया, लागू होने के बाद ये रिपोर्ट, क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? अराउंड 1.41 लाख करोड़ स्टेट्स को फाइनेंशियल ग्रांट दी गई है। तो उससे तो वो बेटरमेंट ही है ना कि स्टेट्स अपने ग्रोथ करेंगे। हिमांशु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी हिमांशु जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात अब कही है निर्मला सीतारमण ने? हेलो, ठीक है, हिमांशु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेंद्र गोयल जी, आपका रिएक्शन क्या होगा इस पर? देखिए ये रिपोर्ट और पहले लागू हो जानी चाहिए और बहुत ही इस पे जो है गहन अध्ययन के बाद इस रिपोर्ट को जो है लाया गया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ चीजें बिगड़ गई हैं उनको सुधार करना है और सुधार करने के लिए कभी कभी बहुत कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है बजट के अंदर सरकार को ये समझ में आया है कि अब अगर अच्छे लोग लुभावन हमने चीजें दी, पिछले बजट में इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई गई, अभी आपने सितंबर में देखा जीएसटी 2.0 लाया गया। हाँ, इसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती थी कि
जीएसटी के पालन में जो है नियमों कानून का और अधिकारियों का ज्यादा दखलंदाजी है, उस पर सरकार कुछ जो है राहत दे सकती थी। टैक्स की दर न कम करती, क्योंकि वो अभी कम करके चुकी ही है, लेकिन इस तरह की राहत वो दे सकती थी, कानूनों में ढील दे सकती थी, व्यापारी को जो जिस तरह से अधिकारी उत्पीड़न करते हैं उसमें कमी करके जो है प्रावधान बना सकती थी। बिल्कुल, तो कई ये सारे चीजें हैं, स्कोप लेकिन थे मुकुल गोयल जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इस बार का बजट जो है वो इंटैंगिबल बजट है, यानी अदृश्य बजट है। ऐसा आरोप इस बार के बजट पर क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपक्ष वाले की अदृश्य बजट है, क्योंकि उनको जो है केवल जो चीजें सामने दिखती है वही दिखाई देती है, जो चीजें पर्दे के पीछे वो नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये सामने नहीं दिखेगा। इसका दूरगामी परिणाम आने बजट के वो उतनी दूर देख नहीं सकते, इसलिए उनके हिसाब से अदृश्य बजट रहेगा। लेकिन अगर जब 10 साल बाद या 5 साल बाद जिन चीजों का रिजल्ट आना शुरू होगा, उनको जब मूर्त रूप ले लेंगी, जब हर जिले के अंदर महिलाओं के लिए एक हॉस्टल बन चुका होगा और उनको रहने की सुगमता होगी, उनको आसानी होगी, नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए, पढ़ने वाली महिलाओं के लिए, तो वो उतनी दूर नहीं देखना चाहते ना। इसलिए विपक्ष को तो हरदम अदृश्य बजट लगेगा ही, और कुछ कमियां रह गई होंगी तो वो अभी तो बजट आया है, बजट पास तो हुआ नहीं है, तो उसको आगे चर्चा में, सदन में चर्चा में जाएगा, तो विपक्ष अपनी बात उसको लागू करवा बिल्कुल, वित्त मंत्री ने कहा भी शुरुआत में ही बजट स्पीच के दौरान कि 2031 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। संपर्क हो पाया है क्या हिमांशु जी से? हिमांशु सिन्हा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है हिमांशु जी से। मुकुल जी, आप ही के पास आते हैं। क्या कहेंगे, ये जो पूरा बजट है, ठीक है, हमारे अतिथियों से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये एक बार फिर से बड़ी बातें देख लीजिए इस बार के बजट की क्या कुछ रही है। रेशम, जूट, ऊन के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लेकर आ रही है सरकार। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की बात भी इस बार के बजट में रखी गई है। छोटे शहरों पर खासा फोकस किया गया है और अर्बनाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाने की बात कही गई है। साफ तौर पर इस बार का जो बजट है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़े कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस ना करते हुए इस बार पार्ट बी यानी लॉन्ग टर्म गोल्स को ज़्यादा फोकस किया गया है और सरकार का जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, उसके तहत इस पूरे बजट को एक रोड मैप के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल लेंगे छोटा